Hello student, today we move towards the next question of exercise on the topic halogen derivative. Yesterday we completed in all 5 questions. In question number 2 as a direct. Now we are moving towards the next question, that is 6th question. Question number 6. In question number 2, name the reagent which is used to bring about the following conversion. Name the reagent to bring about following conversion. रिएजेंट बताना है हमें कुछ रिएक्शन के कन्वर्जन के लिए। पहली रिएक्शन दी है ए रिएक्शन, जिसमें हमें ब्रोमोइथेन को कन्वर्जन करना है इथॉक्सीथेन। ब्रोमोइथेन का कन्वर्जन करना है इथॉक्सीथेन। ठीक है, तो कन्वर्जन करते हैं ब्रोमोइथेन। क्या स्ट्रक्चर है ब्रोमोइथेन का? CH3CH2Br का कन्वर्जन करना है इथॉक्सीथेन। CH3CH2O, इथॉक्सी इथेन, 2 कार्बन CH2CH3। ये है आपका ब्रोमोइथेन और आपको कन्वर्जन करना है इथॉक्सीथेन। मतलब इस ब्रोमीन के जगह आपको ग्रुप यूज करना है इथॉक्सी। सो ऐसी कौन सी रिएक्शन है जहां पर आप अल्कोक्सी ग्रुप लाते हैं? तो वो है विलियमसन सिंथेसिस। तो इसलिए विलियमसन सिंथेसिस में आप अल्किल हैलाइड लेंगे, आपका इथिल ब्रोमाइड, और आप उसे ट्रीट करोगे ये ग्रुप से इथॉक्सी ग्रुप आता है सोडियम के साथ, सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करते हो तो आपका ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज, नेगेटिव चार्ज ग्रुप इस कार्बन पे अटैक कर देगा और यहां से ब्रोमीन लॉस होगा और ये ब्रोमीन कंबाइन होगा आपके सोडियम के साथ। तो क्या बनने वाला है ये ग्रुप? CH3 CH2O, O ने किस पे अटैक किया? CH2 पे, ये CH2 CH3 प्लस यहां से ये नहीं और यहां से भी आ ये नहीं दिया, तो बन गया आपका इथॉक्सी इथेन। सो व्हाट इज प्रॉपर रिएजेंट फॉर दिस कन्वर्जन? ये इथिल ब्रोमाइड को आप इससे अटैक करने वाले हो सोडियम इथॉक्साइड से, तो यहां पर लिख देता हूं रिएजेंट CH3CH2ONA। आपका आंसर है CH3CH2ONA। मतलब आपको यूज करना होगा सोडियम इथॉक्साइड जो इथिल ब्रोमाइड पे अटैक करेगा और बन जाएगा इथॉक्सीथेन। सो व्हाट इज द आंसर? सोडियम इथॉक्साइड आपको यूज करना पड़ेगा। ये रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस, जिसमें हम ईथर फॉर्म करते हैं। हमने ये रिएक्शन देखा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अल्किल हैलाइड में, जिसमें अल्कोऑक्साइड यूज करते हैं अल्किल हैलाइड के ऊपर अटैक करने के लिए और बनता है ईथर। सेकंड कन्वर्जन पूछा है बी कन्वर्जन पूछा है 1 क्लोरोप्रोपेन CH3 CH2 CH2Cl, 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्या बनाना है? 1 नाइट्रोप्रोपेन CH3 CH2 CH2। देखो 1 क्लोरोप्रोपेन में कन्वर्जन करना है 1 नाइट्रोप्रोपेन में, बी कन्वर्जन है, तो कौन सा रिएजेंट आप यूज करोगे? तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें हमने देखा था यदि आप इथिल एन-प्रोपील क्लोराइड को अटैक करेंगे सिल्वर नाइट्राइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो अल्किल हैलाइड में से क्या निकल जाएगा? Cl, और सिल्वर नाइट्राइड में से Ag।
Ag निकल जाएगा और NO2 रिप्लेस कर देगा Cl, तो आपका आंसर आने वाला है CH3 CH2 CH2 NO2 प्लस AgCl। सो नाइट्रोप्रोपेन में कन्वर्जन करना है 1-क्लोरोप्रोपेन को, तो प्रॉपर रिएजेंट आप यूज करने वाले हो AgNO2 सिल्वर नाइट्राइड। So what is the answer? To convert 1-chloropropane to 1-nitropropane, answer is silver nitrate. We have to add. We have to add. This is the answer. Now third conversion they ask ethyl bromide into ethyl isocyanide. Ethyl bromide into ethyl isocyanide. C conversion. Ethyl bromide into ethyl isocyanide। ethyl bromide का कन्वर्जन किसमें करना है? ethyl isocyanide में करना है। तो कैसे करते हैं? ethyl bromide का स्ट्रक्चर क्या है? CH3 CH2Br और आपको बनाना है ethyl isocyanide CH3 CH2NC ethyl isocyanide। तो हमें पता है अल्कील हैलाइड का कन्वर्जन अल्कील आइसोसाइनेट में यूज करने के लिए हम एक रिएजेंट यूज करते हैं, वो रिएजेंट है सिल्वर साइनाइड। सिल्वर साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड नहीं यूज करना है, उसमें आपको बन जाएगा इथिल साइनाइड। आपको यूज करना है सिल्वर साइनाइड जो कोवेलेंट कंपाउंड है और ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल साइनाइड है, वो नाइट्रोजन के थ्रू अटैक करता है आपके अल्कील ग्रुप पर। अल्कील साइनाइड में आइसोसाइनाइड में कन्वर्जन के लिए वो रिएक्शन हम देखेंगे। इथिल आइसोसाइनाइड बनाना है इथिल ब्रोमाइड से, तो इथिल ब्रोमाइड CH3 CH2Br प्लस यहाँ पे लिख दिया AgCl और यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका AgBr लॉस होगा और ये साइनाइड जो अटैक करेगा वो नाइट्रोजन के थ्रू अटैक करेगा, तो क्या बनने वाला है CH3 CH2NC प्लस AgBr। तो ये होगा आपका कन्वर्जन। इथिल ब्रोमाइड का कन्वर्जन इथिल आइसोसाइनाइड, तो आपको रिएजेंट यूज करना है सिल्वर साइनाइड, सिल्वर साइनाइड AgCl, दैट्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का कन्वर्जन पूछा है बाइफिनील में। क्लोरोबेंजीन D, क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनील, बाइफिनील मतलब क्लोरोबेंजीन ड्रॉ करते हैं, क्लोरोबेंजीन कन्वर्जन आपको करना है बाइफिनील, बाइफिनील। सो अरील हैलाइड का कन्वर्जन बाइफिनील में करने के लिए एक ही रिएक्शन है, वो है फिल्केंस्टेन रिएक्शन। वो कौन सी है? फिटिक रिएक्शन है, फिल्केंस्टेन नहीं है, फिटिक रिएक्शन है। आपको फिटिक रिएक्शन करना है, फिटिक रिएक्शन जिसमें हम अरील हैलाइड 2 टाइम्स लेने वाले हैं। अरील हैलाइड 2 टाइम्स Cl प्लस सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे 2 टाइम्स ऑफ सोडियम, 2 टाइम्स ऑफ क्लोरोबेंजीन treated with 2 times of sodium in presence of dry earth। ड्राई earth फिटिक रिएक्शन है ये, यहाँ से क्लोरीन लॉस होगा, यहाँ से क्लोरीन सोडियम के साथ, तो एक सोडियम एक क्लोरीन के साथ, दूसरा सोडियम एक क्लोरीन के साथ, तो आपका बन जाएगा बाय प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड NaCl। और ये दो फिनिल रहेंगे, जहां से CCl बॉन्ड ब्रेक हुआ है वो कपल हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्या बनने वाला है? ये बन गया बाइफिनील। सो फिटिक रिएक्शन में हम अरील हैलाइड 2 टाइम्स रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ ड्राई earth के सानिध्य में और बन जाता है बाइफिनील। ये रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन। सो क्लोरोबेंजीन यूज कर सकते हो, आयोडोबेंजीन यूज कर सकते हो, ब्रोमोबेंजीन यूज करते हो सोडियम के साथ इन प्लेस ऑफ ड्राई earth। तो कपलिंग रिएक्शन होने के बाद आपको मिलता है बाइफिनील और डाइफिनील। सो ये रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन। सो रिएजेंट क्या है? रिएजेंट है आपको यूज करना पड़ेगा सोडियम,
2 times chlorobenzene 2 times influence of dry ईथर। तो ये फीडिंग रिएक्शन आपका आंसर है सोडियम 2 टाइम्स ड्राई ईथर के साथ क्लोरोबेंजीन आप ट्रीट कर रहे हो तो आपका आंसर आ जाएगा बायोनिक। सो ये थे रिएजेंट कन्वर्जन के लिए जो हमने आज क्वेश्चन नंबर 6 में देखा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यूज करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 में नेक्स्ट क्वेश्चन है सब क्वेश्चन वो है 7th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। 7th क्वेश्चन, अरेंज the following in increasing order of their boiling point, तो क्या है, क्या क्या दिया है वो देखेंगे। फर्स्ट दिया 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन। सेकंड दिया है 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन। थर्ड दिया है 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन। और फोर्थ दिया है 1 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन। 1 2 3 4 के कंपाउंड दिए हैं, इनके हम फर्स्ट स्ट्रक्चर लिख देते हैं। हमें ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के अनुसार इसे अरेंज करना है। 1 ब्रोमोप्रोपेन का स्ट्रक्चर हुआ CH3 CH2 CH2 Br। सेकंड 2 ब्रोमोप्रोपेन का स्ट्रक्चर CH3 CH Br CH3। थर्ड 1 ब्रोमोब्यूटेन का स्ट्रक्चर CH3 CH2 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 Br 1 ब्रोमोब्यूटेन। और 1 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन CH3 CH 2 CH CH3 CH2 Br 1 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन। कैसे सॉल्व करना है, कैसे अरेंज करना है बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका सब में कम है। इसके लिए हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में स्टडी किया था। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन चेन, कार्बन चेन, कार्बन चेन। और बॉइलिंग पॉइंट यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, यदि आपको ये 2 पॉइंट आते हैं, मालूम है बॉइलिंग पॉइंट कार्बन की संख्या बढ़ने से बढ़ जाता है और बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग बढ़ने से घट जाता है, तो आप ये आंसर अरेंज कर देते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से। ठीक है, कैसे? तो यहां देखो ये 2 एग्जांपल में 3 कार्बन है, 1 2 3, 1 2 3। इसमें भी 3 कार्बन है, 1 ब्रोमोप्रोपेन में और 2 ब्रोमोप्रोपेन में 3 कार्बन है। लेकिन 1 ब्रोमोब्यूटेन में 4 कार्बन है और 1 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन में 4 कार्बन है। इसका मतलब ऐसा है जिसमें ज्यादा कार्बन उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होती है, क्योंकि कार्बन की चेन बढ़ गई तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। सो इन 2 केसेस में 1 ब्रोमोब्यूटेन और आइसोब्रोमोब्यूटेन प्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन और आइसोब्रोमोप्रोपेन में कार्बन की चेन कम है इन दोनों से, तो यहां पर 1 ब्रोमोब्यूटेन और 1 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन इनमें कार्बन की चेन ज्यादा है। इसका मतलब इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से ज्यादा है। अब क्वेश्चन आ जाता है
ये दोनों में कार्बन का नंबर सेम है, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा आएगा? तो मैंने बताया है बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। यदि ब्रांचिंग बढ़ जाती है बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, ब्रांचिंग घट जाती है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो यहाँ 1 ब्रोमो 2 मिथिल ब्रांच 1 है, तो ब्रांचिंग ज्यादा होती है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और जहां ब्रांचिंग कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो ये स्ट्रेट चेन ब्यूटेन जिसमें कार्बन ज्यादा है और ब्रांचिंग भी कम है, स्ट्रेट चेन है, तो स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट सब में ज्यादा होता है। तो कंपाउंड नंबर थर्ड 1 ब्रोमो ब्यूटेन थर्ड इज ग्रेटर देन कंपाउंड नंबर 4 होता है, फोर्थ। आंसर क्यों है? क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है, ज्यादा कार्बन है, ये ब्रांच 1 है, इससे ब्रांचिंग आ जाती है, इसलिए स्ट्रेट चेन कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इस 1 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन से। मतलब जहां कार्बन ज्यादा आते हैं स्ट्रेट चेन होता है, सब में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, इसमें कार्बन ज्यादा है, स्ट्रेट चेन है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ना है। यहाँ पर कार्बन 4 कार्बन का है, अल्किल हैलाइड है, लेकिन ब्रांचिंग है, इसलिए ये 2 नंबर पे जाएगा, 1 नंबर पे, ये 2 नंबर। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ कार्बन 3 है, लेकिन ये स्ट्रेट चेन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और ये ब्रांच है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे first one has a branch boiling point greater than second. So what is increasing order of boiling point? 1 bromobutane is a greater boiling point than 1 bromo 2 methyl propane is a greater boiling point than 1 bromopropane is a greater boiling point than 2 bromopropane. This is the correct order of boiling point. फिर से देखो, यहाँ पर 3 कार्बन के कंपाउंड है, यहाँ पर 4 कार्बन के कंपाउंड है, कार्बन की चेन बढ़ जाती है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। लेकिन इन दोनों में कार्बन 4 है, लेकिन जहां पर स्ट्रेट चेन है वहां पर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और जहां पर ब्रांचिंग है वहां पर बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए 1 ब्रोमोब्यूटेन को ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, किससे? 1 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन से। फिर यहाँ हम 2 कंपाउंड पे आ जाते हैं, इनमें से दोनों का बॉइलिंग पॉइंट किसमें ज्यादा है? तो जहां स्ट्रेट चेन है, n ब्रोमोब्यूटेन में, 1 ब्रोमोब्यूटेन में स्ट्रेट चेन है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किससे? आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड से, इसका ब्रांचिंग है, इसलिए वो लास्ट में आएगा। सो करेक्ट ऑर्डर क्या है? थर्ड इज ग्रेटर देन फोर्थ, फोर्थ इज ग्रेटर देन 1 एंड 1 इज ग्रेटर देन सेकंड। आपके बुक में ABCD दिया है तो आप ऐसे लिख देते हैं, आपके बुक में A B C D ऐसे दिया है तो आप लिख सकते हो C is greater than D, D is greater than A is greater than B, 7 1। मैंने 1 2 3 4 लिख दिया था, आपके बुक में वो A B C D है, तो इसलिए आप ऐसे लिखते हैं C is greater than D, D is greater than A is greater than B। Let's finish। उसके बाद भी क्वेश्चन दिया है मैच द पेयर, मैच द पेयर, 8 नंबर का क्वेश्चन है, मैच द पेयर। क्या दिया है मैच द पेयर में? देखते हैं। मैच द पेयर, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड में क्या दिया है? कॉलम फर्स्ट में क्या क्या दिया है? इसमें दिया है CH3 CHX CH3 CH3 CHX CH3, ये A दिया है। B क्या दिया है? B दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X। C क्या दिया है? CH2 डबल बॉन्ड CHX। और कॉलम सेकंड में क्या दिया है? कॉलम सेकंड में क्या क्या दिया है? फर्स्ट दे विनिल हैलाइड, विनिल हैलाइड। सेकंड दे रहे हैं अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड। थर्ड क्या दिया है? बेंजील हैलाइड, बेंजील हैलाइड। और फोर्थ क्या दिया है? अरील हैलाइड, अरील हैलाइड। ठीक है, हमें मैच करना है कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को।
कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकंड को मैच करना है। तो कैसे मैच करोगे देखो। तो हमें पहचानना है ए बी सी इनमें से कौन से टाइप में आता है। तो फर्स्ट कंपाउंड में क्या दिया है, CH3 CH X CH3। यदि आप देखते हैं जहां पर हैलोजन अटैच है, ये कार्बन, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है। इस कार्बन को सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए ये अल्कील हैलाइड के टाइप में आ जाएगा, अल्कील हैलाइड। सो फर्स्ट सिंपल है, ये अल्कील हैलाइड में आ जाएगा, क्योंकि कार्बन को जहां हाइड्रोजन अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, जहां सभी सिंगल बॉन्ड है, तो यहां पर ये अल्कील हैलाइड में आ जाएगा। यहां पर बी टाइप में देखो, बी टाइप में क्या दिया है, बी टाइप में दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X। हैलोजन किस कार्बन को अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है। जो नेक्स्ट किसको अटैच है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है वो sp3 है। ऐसे कार्बन को हम कहते हैं अलिलिक कार्बन, अलिलिक कार्बन। और अलिलिक कार्बन को हैलोजन अटैच है तो इसे कहते हैं अलील हैलाइड। सो ये अलिलिक हैलाइड है, जो हैलोजन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है, और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन 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 डबल बॉन्ड को अटैच है, तो ये हैलाइड होता है अलिलिक हैलाइड, अलिलिक। फिफ्थ वन ऑप्शन में क्या दिया था, ऑप्शन में थर्ड दिया है अलील हैलाइड, अलील हैलाइड। फोर्थ दिया है बेंजील हैलाइड, और फिफ्थ दिया है अलील हैलाइड। तो हमारा कौन सा है, ये टाइप अलिलिक हैलाइड में आता है, तो हम इसे लिखते हैं अलिलिक हैलाइड, अलिलिक हैलाइड। जब हैलोजन sp3 हाइब्रिडाइज को कार्बन को अटैच है, और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन किसको अटैच है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो वो हैलाइड होता है अलिलिक हैलाइड, ये अलिलिक हैलाइड में आता है। और लास्ट में जो दिया है वो देखेंगे किस टाइप में है। लास्ट में दिया है हैलोजन डबली बॉन्डेड कार्बन को अटैच है। हैलोजन यदि डबली बॉन्डेड कार्बन को अटैच है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है, तो होता है विनिल कार्बन, विनिल कार्बन। तो ये जो टाइप है सो विनिलिक हैलाइड में आता है, जिसे कहते हैं विनिल हैलाइड, विनिल हैलाइड। सो मैच जो कॉलम में क्या दिख रहा है, तो फर्स्ट वन है वो अल्कील हैलाइड है, सेकंड है वो अलील हैलाइड को मैच हो रहा है, और थर्ड वन हैलोजन ये कार्बन कार्बन डबली बॉन्डेड को अटैच है, इसलिए विनिलिक कार्बन है, इसलिए तो इसे नाम दिया विनिलिक हैलाइड्स। सो आंसर है ए मैच हो रहा है अल्कील हैलाइड, बी मैच हो रहा है अलील हैलाइड, और सी मैच हो रहा है विनिल हैलाइड। इसमें दो ऑप्शन बच जाते हैं बेंजील हैलाइड। बेंजील हैलाइड किसे कहते हैं, यदि आपका बेंजीन रिंग हो, बेंजीन रिंग, और उसे कार्बन अटैच हो CH2 सपोज टू बी, तो ये होता है बेंजीलिक कार्बन, बेंजीलिक कार्बन, और उसके हैलोजन अटैच होता है, तो ये है बेंजील हैलाइड, बेंजील हैलाइड में इंक्लूड होता है। यदि आपका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है बेंजीन रिंग के, और वो कार्बन को हैलोजन अटैच है, तब आप कहते हैं बेंजीलिक हैलाइड, ये है बेंजीलिक हैलाइड। अलील हैलाइड किसे कहते हैं, यदि आपका हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन बेंजीन रिंग को अटैच है, तो इसे अलील हैलाइड कहते हैं, अलील हैलाइड। तो ये दो ऑप्शन तो आपके कॉलम फर्स्ट में नहीं थे, इसे बेंजील हैलाइड कहते हैं और इसे अलील हैलाइड कहते हैं। सो दैट्स एंड मैचिंग ऑफ कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। ए अल्कील हैलाइड है, बी अलील हैलाइड है, सी विनिल हैलाइड है, और बेंजील हैलाइड यहां पर बताया है ये टाइप, और अलील हैलाइड ये है जहां पर हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच होता है। ये हमने क्लासिफिकेशन में देखा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है डिस्टिंग्विश, थर्ड क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन
SN1 and SN2 mechanism distinguish between SN1 and SN2 mechanism डिस्टिंग्विश करते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स बोर्ड एग्जामिनेशन में डिस्टिंग्विश के लिए पूछते हैं SN1 और SN2 रिएक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है, डिस्टिंग्विश करते हैं। यहां पर लिख देते हैं SN1 मैकेनिज्म, यहां पर लिख देते हैं SN2 मैकेनिज्म, और यहां पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिख देते हैं, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस। चलो पहले लिख देते हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस में, पहले लिख देते हैं काइनेटिक्स। काइनेटिक्स क्या है? काइनेटिक्स क्या है? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन ओनली वन सबस्ट्रेट, दैट इज टर्शियरी ब्यूटिल हैलाइड। टर्शियरी ब्यूटिल हैलाइड पे डिपेंड है, एक ही सबस्ट्रेट पे रिएक्शन का रेट डिपेंड है, रिएजेंट पे नहीं है। OH माइनस पे रेट ऑफ रिएक्शन नहीं डिपेंड है, सिर्फ सबस्ट्रेट पे है, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। दिस इज फॉलो द सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इसका मतलब ऐसा है, रेट ऑफ रिएक्शन रिएजेंट OH माइनस पे और सबस्ट्रेट पे डिपेंड है, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट पे। सो यहां पर लिखा है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सो काइनेटिक्स SN1 फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है और SN2 सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। चलो सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस देख लेते हैं। स्टेप्स, स्टेप। SN1 रिएक्शन टू स्टेप रिएक्शन है, टू स्टेप रिएक्शन है, टू स्टेप रिएक्शन है, टू स्टेप रिएक्शन है। पहली स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन है, दूसरी स्टेप अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन। SN2 मैकेनिज्म में सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन, concerted type of mechanism, concerted type of mechanism मतलब ऐसा है, मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड सिंगल स्टेप में होता है, CBr बॉन्ड ब्रेकिंग एंड COH बॉन्ड मेकिंग एक ही स्टेप में होते हैं, इसलिए इसे सिंगल स्टेप मैकेनिज्म कहता है। और SN1 ये टू स्टेप होता है, पहले CBr बॉन्ड ब्रेक होता है पहले स्टेप में, स्लो स्टेप में, और सेकंड स्टेप न्यूक्लियोफाइल को कार्बोकैटायन पे अटैक करता है। थर्ड इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट SN1 मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट इज फॉर्म, इंटरमीडिएट इज फॉर्म, दैट इज कार्बोकैटायन इज फॉर्म, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है SN1 मैकेनिज्म में। SN2 मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट इज नॉट फॉर्म, इंटरमीडिएट is not formed, that is carbocation is not formed, is not formed। इंटरमीडिएट SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है फर्स्ट स्टेप में, लेकिन ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यहां पर कार्बोकैटायन तैयार नहीं होता है, फॉर्म नहीं होता है, इंटरमीडिएट इज नॉट फॉर्म। ओके, फोर्थ नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। SN1 स्टेप में फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं होता है, जहां पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वहां पे न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं होता, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व होता है। तो यहां पर लिख देता हूं वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल इज यूज्ड, वीक OH माइनस इज यूज्ड,
वीक न्यूक्लियोफाइल। और SN2 मैकेनिज्म में पहले ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व होता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिक्वायर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कैसे लगता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लगता है। तो पहले स्टेप में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल और SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करना पड़ता है। फिफ्थ क्या देखेंगे? स्टेरियोकेमिस्ट्री। स्टेरियोकेमिस्ट्री, स्टेरियोकेमिस्ट्री क्या कहती है? स्टेरियोकेमिस्ट्री कहती है 50% inversion of configuration and 50% retention of configuration. That is racemization. Racemization. Product form with racemization. और SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है? 100% of inversion of configuration. 100% inversion of configuration. 100% inversion of configuration. That is Walden inversion होता है. Walden inversion. Walden inversion होता है. स्टेरियोकेमिस्ट्री मतलब न्यूक्लियोफाइल जब कार्बोकैटायन पे अटैक करता है SN1 में, तो दो साइड से अटैक करता है, फ्रंट साइड से अटैक करता है, तब ऑल ग्रुप्स रिमेन्स एज इट इज इन द प्रोडक्ट व्हाटएवर प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। सो उसे कहते हैं रिटेंशन। जो भी प्रोडक्ट में ग्रुप होंगे, जो साइड से रिएक्टेंट में ग्रुप होंगे, वही ग्रुप प्रोडक्ट में वही साइड से मिलते हैं न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद, तो उसे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और यदि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोकैटायन में और ग्रुप अपोजिट साइड में जाते हैं दैट ऑफ द रिएक्टेंट, तब उसे हम कहते हैं 50% इन्वर्जन। सो वहां पर 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है SN1 मैकेनिज्म में। वैसा SN2 में नहीं होता है। SN2 में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करता है और सभी के ग्रुप जो रिएक्टेंट में लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो प्रोडक्ट में राइट हैंड साइड में जाते हैं, यदि रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव हो तो उसे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। वो 100% इन्वर्जन होता है। सो SN2 मैकेनिज्म में 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है और SN1 में रैसिमाइजेशन प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसमें 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन होता है। 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन होता है। चलो देखते हैं 6 क्या है? 6 में क्या है? 6 में ये दिखाई देता है ट्रांजिशन स्टेट, पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट नॉट फॉर्म, पेंटा कोऑर्डिनेटेड transition state not formed in SN1, but in SN2 reaction penta coordinated transition state is formed. SN1 reaction mechanism में transition state penta coordinated नहीं होती है, लेकिन SN2 mechanism में जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है सबस्ट्रेट पे, तब मेकिंग ऑफ COH बॉन्ड और ब्रेकिंग ऑफ CBr बॉन्ड साइमल्टेनियसली होता है। इसलिए कार्बन को 3 हाइड्रोजन और एक न्यूक्लियोफाइल अटैच होने वाला और एक ब्रेकिंग CBr बॉन्ड, ये एक ही अनस्टेबल स्टेट में दिखाई देते हैं, उसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। इसलिए SN2 रिएक्शन में जो ट्रांजिशन स्टेट है वो पेंटा कोऑर्डिनेटेड होती है और SN1 में रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्म पेंटा कोऑर्डिनेटेड नहीं होती है। So transition state in SN1 mechanism penta coordinated transition state not formed, SN2 reaction में penta coordinated transition state form होती है। So ये 6 point of difference आपके सामने रख दिया। काइनेटिक्स क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है SN1 और SN2 क्या है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। स्टेप SN1 में 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, स्लो स्टेप होती है और दूसरी फास्ट स्टेप होती है।
SN2 मैकेनिज्म में सिंगल स्टेप रिएक्शन है, वहां पे न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप में अटैक करता है और लिविंग ग्रुप फर्स्ट स्टेप में ही ब्रेक हो जाता है। इंटरमीडिएट SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन टर्शियरी कार्बोकेटाइन फॉर्म होते हैं, प्लेनर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। SN2 रिएक्शन में देख इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होते हैं, SN2 रिएक्शन में इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होते। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, SN1 रिएक्शन में वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं, इसका मतलब SN1 रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द न्यूक्लियोफाइल है, और SN2 मैकेनिज्म में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं क्योंकि न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप में इन्वॉल्व होता है। स्टेरियोकेमिस्ट्री देखते हैं तो SN1 रिएक्शन में प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो रेसमिक पिक्चर में फॉर्म होता है, दैट इज 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन से फॉर्म होता है, और SN2 रिएक्शन में 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन से प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ये ऑलरेडी डिस्कशन किया है हमने मैकेनिज्म में। ट्रांजिशन स्टेट देखते हैं, SN1 में पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट नहीं फॉर्म होती है, और SN2 मैकेनिज्म लेते हैं तो पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। सो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में। आज के लेक्चर में इतना ही काफी है, कल हम और एक्सरसाइज के साथ में उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।